होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आज का हमारा टॉपिक है ग्रेजुअल कंट्रोल ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑन सब्सिडरी कंपनीज। सूत्रधारी कंपनी का सहायक कंपनी पर शनय शनय नियंत्रण यानी धीमे धीमे नियंत्रण स्थापित करना। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से एक साथ ही आधे से अधिक अंशों का क्रय नहीं कर पाती है तो वह कुछ वर्षों में धीरे धीरे भी अंशों को क्रय कर सकती है, अर्थात कुछ अंश एक वर्ष में, कुछ अंश दूसरे वर्ष में और कुछ अंश तीसरे या बाद वाले वर्षों में भी क्रय कर सकती है। इन सभी वर्षों में क्रय किए गए अंशों का योग जब आधे से अधिक हो जाता है तो वह उसकी सहायक कंपनी बन जाती है। इसको हम सहायक कंपनी पर शनय शनय नियंत्रण कहते हैं। इस स्थिति में जब हम धीमे धीमे अंशों को क्रय करते हैं, इसमें अंशों के क्रय पर ख्याति या पूंजीगत राशि जो गणना करते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व की, नेटवर्थ के हिस्से को कंट्रोल कर तुलना करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो संचय की राशि को जब हम ज्ञात करेंगे तो सहायक कंपनी द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीगत व आयगत में विभाजन भी उसी क्रम में किया जाएगा। यानी तरीका तो हमारा वही रहेगा, सेम सॉल्व जैसे हम पहले करते आए हैं, पर जैसे जैसे जिस तिथि पर जितने अंश हम क्रय करते जाएंगे उन अंशों से संबंधित गुडविल या कैपिटल रिजर्व हमको उस तिथि तक की नेटवर्थ के अकॉर्डिंग निकालनी होगी जिस क्रम में अंशों को क्रय किया गया था। यानी ये जो हम निकालेंगे इसमें जो लाभों का विभाजन होगा, कितने हमारे प्री है, कितने पोस्ट हैं, क्या है, ये उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में अंशों को क्रय किया जा रहा है। यदि अंशों का क्रय बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या में किया गया है, यानी बहुत छोटे छोटे अंश यदि क्रय किए गए हैं, तो फिर हम अंशों के क्रय की अंतिम तिथि को ही नियंत्रण तिथि मानकर उस तिथि को ही हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व की गणना करेंगे। अलग अलग अंशों पर अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है यदि हमने अंश बहुत छोटी छोटी संख्या में क्रय किए हों। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसे फर्स्ट ईयर में जो हमने कोई प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो उसके लिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उसका जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो सेकंड ईयर में जब शेयर्स खरीदेंगे तो वो उसके लिए प्री एक्विजिशन हो जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर में कमाया गया लाभ सेकंड ईयर में खरीदे गए अंशों के लिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। ये ध्यान रखते हुए हमको नेटवर्थ निकालनी है और सॉल्व करना है। हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे इसको किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर वाई लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी 8 लाख रुपए है जो 100 रुपये वाले 8000 अंशों में विभाजित है। 1 अप्रैल 2018 को कंपनी के लाभ हानि के विवरण में 3 लाख रुपए का शेष था। यानी जो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L दे रखा है वो हमें दे रखा है यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 को 3 लाख रुपीज़। कंपनी के वार्षिक लाभ यानी साल भर में कंपनी 1,20,000 रुपये कमा लेगी ऐसा माना जा सकता है। एक्स लिमिटेड ने अंशों का क्रय इस प्रकार किया। 1 अप्रैल 2018 उसने 3000 शेयर्स परचेज किए 4,50,000 की कॉस्ट पर। 1 अप्रैल 2019 उसने 1000 शेयर्स परचेज किए 1,70,000 की कॉस्ट पर। और फिर 1 अप्रैल 2020 को परचेज किए उसने 1000 शेयर्स 1,80,000 की कॉस्ट पर। हमें अलग अलग शेयर्स जब क्रय किए हैं उस अलग अलग तिथि पर हम लोगों की कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व जो भी सिचुएशन है वो हमको यहाँ पर निकालनी है। तो इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, तो पहले मैं आपको वर्किंग नोट समझा देती हूँ। फर्स्ट जो हमने शेयर्स परचेज किए हैं वो हमने परचेज किए हैं अप्रैल 1, 2018। यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमें दे रखा है 4,50,000। इस डेट को हमने 3000 शेयर परचेज किए हैं, तो यहाँ पे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी या शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, शेयर ऑफ यहाँ परचेज करने वाली कंपनी एक्स लिमिटेड जो है इन वाई लिमिटेड, जो इसका हिस्सा है वो हो जाएगा हमारा 3000 डिवाइडेड बाई 8000 यानी 3/8। इस तिथि को हम नेटवर्थ निकाल लेंगे। नेटवर्थ में कैलकुलेशन ऑफ ऑफ वाई लिमिटेड हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी उसकी पेड अप कैपिटल है 8 लाख रुपए,
जो कि फर्स्ट डेट को परचेज कर लिए हैं, तो करंट डे का प्रॉफिट तो हमारा पोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो यहाँ पे दे रखा है हमें 3 लाख रुपए। तो हमारी नेट वर्थ आ जाएगी 11 लाख रुपए। हम निकाल लेंगे शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, आ जाएगा इसमें 11 लाख इंटू 3/8। ये हम निकाल लेंगे 11 लाख इंटू 3/8। ये हमारा आ जाएगा 4,12,500। 4,12,500। जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 4,50,000। तो यहाँ पर हमें गुडविल निकल रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकल रही है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसमें से पहले आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारे 4,50,000। इसमें से लेस कर देंगे शेयर इन नेटवर्थ ऑफ वाई लिमिटेड, जो आ रहा है हमारा 4,12,500। डिफरेंस आ जाएगा 37,500, जो हमारी निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल, जो भी आप कहना चाहें। सेकेंड सिचुएशन हम देखेंगे। तो सेकेंड सिचुएशन में हमने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,70,000 में। तो यहाँ पे फिर हम पहले वो निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। यहाँ पे आ जाएगी पेड अप कैपिटल, वही 8 लाख रुपए की। यहाँ पर जब हमारे स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वो 3 लाख तो हमारा पहले से ही था, प्लस हमने 2018 में, मतलब ये जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो मैं सॉल्व कर रही हूँ 1 अप्रैल 2019 को, जब हमने 1,000 शेयर्स परचेज़ किए। तो उस डेट तक हम 1,20,000 प्रॉफिट ऑल अर्न कर चुके थे। तो यहाँ पे हमारा जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था वो था हमारा 4,20,000। तो टोटल बैलेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12,20,000। जो नेटवर्थ निकलेगी हमारी वो निकलेगी 12,20,000। अब हम इसमें निकाल लेंगे शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इन वाई लिमिटेड। तो शेयर यहाँ पे हमने 1,000 शेयर्स परचेज किए हैं आउट ऑफ 8,000। तो यहाँ पे हमारा रेशो हो जाएगा 1/8। शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इन नेटवर्थ 12,20,000 इंटू 1/8। यह आ जाएगा हमारा 1,52,500। जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए थे सेकेंड ईयर में, वो हमने परचेज़ किए थे 1,70,000 में। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी 1,70,000। इसमें से लेस कर देंगे शेयर इन नेटवर्थ। तो यहाँ पर भी हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल ही आ रही है, क्योंकि नेटवर्थ में हिस्सा कम है और कॉस्ट हमारी ज़्यादा है। तो ये भी निकल जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यह आ जाएगा हमारा 17,500 रुपीज़। ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 सबसे पहले वही निकालेंगे हम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ
ऑफ वाई लिमिटेड। इसमें निकल जाएगी हमारी पेड अप कैपिटल जो हमारी थी 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि 2020 तक हम 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस था 18 को, फिर हमने 18 में 1,20,000 अर्न किए हैं, फिर 19 में भी हमने 1,20,000 रुपीज़ पर ईयर अर्न किए हैं प्रॉफिट के। ये सब हमारे लिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें ऐड जब हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो वो हमारा हो जाएगा 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000, तो ये हमारा हो जाएगा 5,40,000। तो नेट वर्थ हमारी आ जाएगी 13,40,000। अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ पर हमने वही 1,000 शेयर्स परचेज़ किए हैं आउट ऑफ 8,000, तो ये हमारा आ जाएगा 1/8। अब शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इन नेट वर्थ ऑफ वाई लिमिटेड, ये आ जाएगा हमारा 13,40,000 इंटू 1/8। क्या आ जाएगा हमारा 1,67,500। जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है हमारी 1,80,000। जो शेयर्स हमने यहाँ परचेज़ किए हैं इसमें लेस कर देंगे शेयर इन नेटवर्थ, वो हमारी आ रही है 1,67,500। यहाँ पर भी सिचुएशन हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की ही है, कैपिटल रिजर्व यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ जाएगा हमारा 12,500। इस तरह से हम वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे अलग अलग ईयर्स पे अलग अलग स्थिति में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अब निकाल देंगे टोटल, हम निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमारा आ जाएगा फर्स्ट ईयर 2000 यानी 1 अप्रैल 2018 में था हमारा 37,500 प्लस 1 अप्रैल 2019 में था हमारा 12,500 प्लस 1 अप्रैल 2020 में फिर हमारा है 12,500। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 67,500। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यदि जब हम ग्रेजुअली यानी कुछ अलग धीमे धीमे शेयर्स खरीदती है कोई भी कंपनी और फिर किसी कंपनी को अपनी सहायक कंपनी बनाती है या उस पर नियंत्रण स्थापित करती है, तो हर डेट पे जिस डेट को हमने परचेज़ किया उस डेट की हमें नेटवर्थ निकालनी है ओपनिंग कैपिटल के अंदर ओपनिंग बैलेंस P&L और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डालकर। और ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में कमाया गया प्रॉफिट सेकेंड ईयर के लिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा और सेकेंड ईयर में कमाया गया प्रॉफिट थर्ड ईयर के लिए हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा। ये ध्यान रखते हुए हमको अलग अलग तिथि पे अलग अलग नेटवर्थ निकाल के कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व की गणना करनी होगी। आज के लिए इतना ही।